नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 15। इससे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी से 14 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन देखिए, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू या फिर डोगरी। क्या हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर। मैंने बताया था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, डोगरी। डोगरी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 5 बोलियां आती हैं, ठीक है। कितनी आती हैं, 5 5 बोलियां आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है 5, आपको याद रखनी है। पहला यहाँ पर दिया है कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, 3 तो ये हो गए। चौथा याद रखेंगे खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली चौथा। और पांचवा याद रखेंगे बुंदेली, बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं अगर आपको पूछा जाएगा तो 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली और बुंदेली, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखेंगे पश्चिमी हिंदी दोस्तों ये कहाँ से निकली है। तो पश्चिमी हिंदी दोस्तों किस, आपको पूछा जा सकता है पश्चिमी हिंदी जो है किस अपभ्रंश से निकली है। तो याद रखेंगे पश्चिमी हिंदी जो है शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से जो है आपका पश्चिमी हिंदी निकली है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे छत्तीसगढ़ी हो गया, बघेली हो गया, अवधी हो गया, ये किस में आते हैं, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर पूछा है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देखिए 3, 4, 5, 7। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 भेद, याद रखेंगे। पहला हो गया तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा हो गया आपका तद्भव शब्द। तीसरा हो गया आपका देशज शब्द। और चौथा हो गया आपका विदेशज शब्द, विदेशज। तो इनको याद रखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। इसी प्रकार रचना के आधार पर मैंने बताया था आपको, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका, क्या होता है, रूढ़ शब्द, ठीक है, बताया था आपको पहले, रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द। और तीसरा होता है आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है, योग रूढ़ शब्द। इनको याद रखेंगे। और साथ ही साथ अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं शब्द के। कौन कौन से, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। तो तीनों आपको याद रखना है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। कोई भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में से योगरूढ़ शब्द है। यहाँ पर आपको योगरूढ़ शब्द बताना है। चलिए आंसर करिए इसका। क्या हो जाएगा, पीला, जलज, पर, दूध वाला। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा शब्द है इसमें योगरूढ़, जलज है, जलज, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पीला है ये क्या शब्द हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गया। रूढ़ शब्द का मतलब मैंने क्या बताया था, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी कि दो खंडों में नहीं बांट सकते, उसको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर पीला रूढ़ शब्द है। यहाँ पर की बात करें तो पर भी आपका क्या है, ये भी रूढ़ शब्द है, ठीक है। और दूध वाला जो है दोस्तों, ये कैसा शब्द है, मैंने बताया था ये है यौगिक शब्द। यौगिक में क्या बताया था, यौगिक शब्द किसे कहेंगे, दो शब्दों से जो मिलकर बनता है उसको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है दूध वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा दोस्तों, योग रूढ़, ठीक है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो योग रूढ़ शब्द दोस्तों याद रखेंगे, ये किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे योग रूढ़ के उदाहरण, और अगर योग रूढ़ के और उदाहरण आपको पूछे जाए, जैसे आपका क्या हो सकता है योग रूढ़ में, पंचानन हो सकता है, पंचानन, ठीक है। पंचानन किसे बोलते हैं, पांच मुख वाले अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक है। पंचानन में क्या होगा, ये कैसा शब्द होगा, योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दशानन की बात करें, दशानन, तो दशानन में क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ये मान के चलें कि योग रूढ़ शब्द आप ऐसे याद रखेंगे, बहुब्रीही समाज को याद रखेंगे, वही आपका योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर हो गया। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आपको याद रखना है। रूढ़ शब्द जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि दो खंडों में नहीं बांट सकते, उनको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे कलम हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, पीला हो गया, ठीक है। तो ये जिनको हम तोड़ नहीं सकते वो रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक शब्द कौन हो जाएंगे, यौगिक शब्द वो होंगे जो दो शब्दों से मिलकर बने होंगे, ठीक है, उनको हम यौगिक कह देंगे। और योग रूढ़ किसको बोलेंगे, योग रूढ़ जो है ये किसी तीसरे अर्थ का बोध कराता है, यानी कि इसको आप समझ लें कि ये जो है आपका बहुब्रीही समाज की तरह है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, शहद शब्द है, तो शहद शब्द कैसा है, तत्सम तद्भव देशज आगत, तो शहद शब्द कैसा है ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहद जो शब्द है दोस्तों ये है आगत शब्द। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगत शब्द दोस्तों ये किन्हें कहते हैं, आगत शब्द, आगत शब्द बोलते हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है, जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं उनको क्या बोलते हैं हम, आगत शब्द बोलते हैं। तो शहद क्या हो जाएगा आपका, आगत शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, यानी कि ये समझ लें आप, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना क्या कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना क्या कहा जाता है, उपयोग कहा जाता है, अनुपयोग कहा जाता है, प्रयोग कहा जाता है, या फिर सदुपयोग कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना क्या कहा जाता है, इसका आशय क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना क्या कहा जाता है, उपयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना क्या कहा जाता है, उपयोग कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों किसी वस्तु को व्यवहार में न लाना उसको हम क्या कहते हैं, अनुपयोग कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को व्यवहार में न लाना क्या कहलाता है, उसको हम अनुपयोग कहते हैं, ठीक है। प्रयोग की बात करें, जांच के लिए, यानी कि किसी वस्तु की जांच के लिए व्यवहार में लाना क्या कहलाता है, प्रयोग कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है सदुपयोग की बात करें तो सदुपयोग जो है दोस्तों ये जो है विशेष उपयोग के लिए व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। सदुपयोग क्या हो जाएगा, विशेष, ठीक है, विशेष उपयोग के लिए व्यवहार में लाना, ठीक है। विशेष उपयोग के लिए व्यवहार में लाना क्या कहा जाता है, सदुपयोग कहा जाता है। प्रयोग की बात करें तो जांच के लिए व्यवहार में लाना या प्रयोग करना क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं इसको। और अनुप्रयोग की बात करें, अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, किसी वस्तु को व्यवहार में न लाना उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग बोलते हैं। और उपयोग किसको बोलते हैं, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, ठीक है। इनको अच्छे से आप याद रखेंगे।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, तक्षक का अर्थ नहीं है। आपको बताना है तक्षक का अर्थ इनमें से एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? तक्षक का अर्थ नहीं है इनमें से। तक्षक जो है दोस्तों किसको कहा जाता है? तक्षक, ठीक है। तक्षक सर्प को भी कहते हैं, ठीक है। तक्षक किसको? सर्प को भी कहते हैं तक्षक, ठीक है। बढ़ई को भी कहते हैं तक्षक, ठीक है। सूत्रधार को भी कहते हैं और विश्वकर्मा को भी कहते हैं, लेकिन शिलान्यास को नहीं कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तक्षक जो है सूत्रधार को भी कहा जाता है, ठीक है। तक्षक सर्प को भी कहा जाता है, तक्षक बढ़ई को भी कहा जाता है, तक्षक विश्वकर्मा को भी कहा जाता है, लेकिन तक्षक जो है शिलान्यास को नहीं कहा जाता। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, आभ्यंतर का सही अर्थ बताना है। अच्छे से शब्द को देखें, आभ्यंतर। तो आभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर? आभ्यंतर का सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 7 का, किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? आभ्यंतर, ठीक है। तो किसी वस्तु का भीतरी भाग, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 7 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, पत्रकारिता की बैसाखियां कौन कौन सी हैं? तो आपको बताना है पत्रकारिता की बैसाखियां कौन कौन सी हैं। संतुलन, सच्चाई, निष्पक्षता या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? 8 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। पत्रकारिता की बैसाखियां कौन कौन सी हैं, यानी कि पत्रकारिता में क्या क्या जरूरी है? संतुलन जरूरी है, सच्चाई जरूरी है और निष्पक्षता जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 का आंसर कीजिए, कौन सा पत्र जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन देखिए, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक पत्र या फिर वैयक्तिक पत्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? देखिए, परिपत्र की बात करें तो परिपत्र जो है आपका औपचारिक होता है, ठीक है, औपचारिक के अंतर्गत आता है। अधिसूचना भी दोस्तों आपका जिसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं, ये भी आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अनुस्मारक पत्र भी जो है ये भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन वैयक्तिक पत्र जो है ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये अनौपचारिक पत्र के अंदर आता है, ठीक है। अनौपचारिक अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन आता है? वैयक्तिक पत्र। इसी पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। व्यक्तिगत पत्र भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत पत्र कैसा पत्र है? ये अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? शासकीय पत्र कहा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है, टिप्पणी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर बताइए? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। अर्ध शासकीय पत्र भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? अर्ध शासकीय पत्र भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। अर्ध शासकीय पत्र, ठीक है। अर्ध शासकीय पत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। अर्ध शासकीय पत्र में क्या होता है? इसमें दोस्तों सरकारी काम के लिए जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसको हम बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत को
उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आप सभी जानते हैं सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? ऑप्शन देखिए, लोकायतन, वीणा, पल्लव, चिदंबरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा चिदंबरा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला अगर आपको पूछा जाता है तो 1968 में मिला। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, केदार पांडे किसका मूल नाम था? आपको बताना है केदार पांडे किसका मूल नाम था इनमें से? राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, केदार पांडे किसका मूल नाम है? ये राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मुठभेड़ किसका उपन्यास है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है। तो मुठभेड़ किसका उपन्यास है? ऑप्शन देखिए, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मुठभेड़ किसका उपन्यास है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा शैलेश मटियानी का उपन्यास है दोस्तों मुठभेड़। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इंदिवर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इंदिवर शब्द किसका पर्यायवाची है बताना है। कबूतर, कमल, कामदेव, कान। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंदिवर किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिवर जो है दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। और कमल के पर्यायवाची शब्द और कौन कौन होते हैं? जैसे आपका राजीव हो गया। ठीक है, राजीव के साथ साथ याद रखेंगे राजीव हो गया, नीरज हो गया, नीरज, राजीव, और साथ ही साथ वारिज याद रखेंगे, वारिज। ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। सरोज हो गया, ठीक है, सरोज। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों, मोचा शब्द किसका पर्यायवाची है? मोचा। तो मोचा शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन देखिए, कोयल, केला, केस या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए? मोचा शब्द किसका पर्यायवाची है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मोचा दोस्तों केले का पर्यायवाची शब्द है, केला। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मोचा केले का पर्यायवाची है। और केले के और पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे केला को क्या बोलते हैं? कदनी भी बोलते हैं, कदनी। ठीक है, कदनी बोला जाता है केले को। भानुफल बोला जाता है केले को, भानुफल। ठीक है, भानुफल बोला जाता है। और साथ ही साथ मोचा बोला जाता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये केले के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको, केला का पर्यायवाची याद रखेंगे, पूछा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, तृषा शब्द का सही विलोम शब्द है। तृषा। ठीक है, तृषा का सही शब्द, सही विलोम शब्द क्या होगा बताइए? वृषा, मृषा, तृप्ति, दिशा। क्या हो जाएगा बताइए? देखिए दोस्तों, तृषा या जिससे हम क्या बोलते हैं, तृष्णा भी बोलते हैं। तृषा या तृष्णा, तृष्णा का मतलब या तृषा का मतलब क्या होता है? प्यास। क्या होता है? प्यास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? विलोम पूछा है तृषा शब्द का, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? तृप्ति। ठीक है, तृप्ति हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 16 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, स्तुति का विलोम क्या होगा? आपको बताना है स्तुति। बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर? आलोचना, समीक्षा, निंदा, समालोचना। स्तुति करना, स्तुति मतलब क्या होता है? स्तुति करने का मतलब क्या होता है? पूजा करना। ठीक है, पूजा करना या किसी के पक्ष में बात करना। तो पूजा करना इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब अर्थ हो जाएगा स्तुति का। तो यहाँ पर विलोम पूछा है दोस्तों, क्या हो जाएगा विलोम इसका?
स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर स्तुति का विलोम हो जाएगा पूजा करना, यानी कि निंदा हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, क्लियर है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है वो आपको बताना है। अंक, आंख, चाँद, अंगना, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, अंक है ना, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये तो अशुद्ध है। ठीक, कैसे लिखा जाता है? अंक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए आंख, ये भी गलत है। आंख कैसे लिखा जाता है? आंख में क्या होता है? ऊपर आंख में चंद्र बिंदु होता है ऊपर। ठीक है, ये भी आपका गलत है। तीसरा देखिए चांद, ये भी गलत है। चांद को कैसे लिखा जाता है? चांद भी जो है आपका कैसे लिखा जाता है? चांद चंद्र बिंदु आता है ना, चांद। ठीक है, तीनों गलत हैं, तो राइट क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। शुद्ध कौन सा है इसमें? अंगना है। ठीक है, अंगना का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, जो क्षीण ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अनंत, अक्षय, अपार, अमिट, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा जो क्षीण ना हो सके उसको बोलते हैं अक्षय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अमिट की। अमिट जो मिट ना सके। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो मिट ना सके, जो मिट ना सके उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमिट। ठीक है, अपार की बात करें, अपार जिसको पार न किया जा सके। ठीक है, जिसको पार न किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपार। ठीक है, अनंत की बात करें तो अनंत आप जानते ही, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्षीण ना हो सके उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो तोला जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? जो तोला जा सके अपरिमेय बोलते हैं, अनुमेय बोलते हैं, या फिर परिमेय बोलते हैं, या फिर विनिमय बोलते हैं, क्या हो जाएगा बताइए। जो तोला जा सके उसे क्या बोलेंगे हम? जो तोला जा सके उसे बोले हैं परिमेय। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जो तोला जा सके उसको क्या बोलेंगे? परिमेय बोलेंगे। ठीक है, और जो तोला ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपरिमेय। ठीक है, जो तोला जा सके उसको क्या बोलेंगे हम? परिमेय बोलेंगे। और अपरिमेय किसे बोलेंगे? जो तोला ना जा सके। ठीक है, जो तोला न जा सके उसे हम क्या बोल देंगे? उसे बोलेंगे हम अपरिमेय। ठीक है, बात करें यहाँ पर आपका दोस्तों क्या है? यहाँ पर है आपका विनिमय। तो विनिमय किसे बोलते हैं? विनिमय बोलते हैं दोस्तों वस्तु का आदान प्रदान करना। ठीक है, इसमें क्या होता है? वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, इसको याद रखेंगे, वस्तु का आदान प्रदान, इसको हम क्या बोलते हैं? विनिमय बोलते हैं। ठीक है, विनिमय। और यहाँ पर एक याद रखेंगे अनुमेय। जो अनुमेय है इसका मतलब क्या होता है? अनुमेय का मतलब होता है अनुमान करने योग्य। ठीक है, अनुमान करने योग्य। ठीक है, ये सभी याद रखेंगे, आपको कोई भी पूछा जा सकता है। जो तोला न जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? जो तोला न जा सके उसको हम बोलेंगे परिमेय। जो तोला जा सके उसको क्या बोलेंगे? परिमेय बोलेंगे। जो तोला न जा सके उसको अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, विनिमय की बात करें तो विनिमय वस्तु का आदान प्रदान कहलाता है। और आपका जो अनुमेय है यानी कि अनुमान करने योग्य। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं दोस्तों, आपको कोई भी पूछा जा सकता है।
तो दोस्तों ये देखिए हमने 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।